हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है प्री प्रोसेसर। बड़ा इजी टॉपिक है ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी कम टाइम लगेगा आपको इसको समझने में। ज़रा देखें क्या होता है प्री प्रोसेसर। ठीक है, मैं आपको वैसे ये जो लैंग्वेज आपकी लिखी हुई है ये आप ये पढ़ लेना। इसका मतलब मैं आपको डिटेल में एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि आपके प्रोग्राम में जितनी भी लाइन हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं, जैसे आपने आज तक इतने सारे प्रोग्राम बनाए हैं, उसमें आप सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdi.h, हैश इंक्लूड conio.h। तो जितनी भी लाइंस हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं, दे ऑल आर प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स। वो सारी लाइन क्या होती हैं? प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। ठीक है, और वो लाइन सबसे पहले आपके सिस्टम में आपका प्री प्रोसेसर रीड करता है, देन वो लाइन एक टेक्स्ट में कन्वर्ट की जाती है, दैट कैन बी रीड बाय द कंपाइलर। ठीक है, ये अगर आपको प्री प्रोसेसर की बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए आप मेरा यूनिवर्सिटी एकेडमी में लेक्चर पढ़ा है, जिसमें मैंने बता रखा है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में मैंने आपको वहाँ पूरा प्रोसेस बता रखा है कि किस तरह से सोर्स कोड जब आप लिखते हो तो उसके बाद वो सोर्स कोड सबसे पहले रीड करता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर उस सोर्स कोड में वो लाइन रीड करता है जो हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं। दिस वन किससे स्टार्ट होती हैं? हैश सिंबल से। ये रहा हैश सिंबल। ठीक है, और फिर उन लाइंस को एक ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है दैट कैन बी रीड बाय द कंपाइलर। अगर प्री प्रोसेसर उन लाइन को जो हैश सिंबल से स्टार्ट हैं उन्हें एक ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट ना करे, सही है, तो कंपाइलर आपका प्रोग्राम रीड आउट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम प्री प्रोसेसर के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि प्री प्रोसेसर प्रिपेयर योर सोर्स प्रोग्राम फॉर द कंपाइलर। ठीक है, बाकी आप मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक बार रीड आउट कर सकते हैं। सी हैज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ प्री प्रोसेसर विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर एक जो प्री प्रोसेसर नाम का सॉफ्टवेयर होता है, ये इसको डिफर करता है बाकी सारी हाई लेवल लैंग्वेज से, दैट डोंट हैव दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी। वी नो दैट कोड वी राइट इज ट्रांसलेटेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड बाय द कंपाइलर, बट बिफोर बीइंग कंपाइल्ड द कोड इज पास थ्रू द सी प्रोसेसर। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। यही बारे में मैंने आपको बताया कि कंपाइलर जो आपका प्रोग्राम है, आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, हैश इंक्लूड stdi.h 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम हो, तो आप अपने प्रोग्राम को हर प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, कंपाइल करने के बाद रन करते हो। लेकिन आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा जब तक उसे प्री प्रोसेसर रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो इसका यही मतलब है। उसके बाद लिख रखा है द प्री प्रोसेसर स्कैन द होल सोर्स कोड एंड मॉडिफाई इफ विच इज़ दैन गिवन टू कंपाइलर। प्री प्रोसेसर पूरा कोड सर्च करता, सोर्स रीड करता है, और फिर उसके बाद कंपाइलर को हैंड ओवर करता है। द लाइन्स स्टार्टिंग विद द हैश सिंबल आर नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। व्हेन प्री प्रोसेसर फाइंड्स अ लाइन स्टार्टिंग विद द हैश, कंसिडर इट एज अ कमांड फॉर इटसेल्फ एंड वर्क्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर में कई सारे डायरेक्टिव होते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डायरेक्टिव हैश डिफाइन। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं हैश इंक्लूड डायरेक्टिव, इसी तरह से एक होता है हैश डिफाइन। ये हैश डिफाइन कैसे वर्क करता है, देखिए इसका बेसिक सिंटेक्स क्या है। हैश डिफाइन, आगे लिखा है हमने मैक्रो नेम, और मैक्रो नेम के बाद लिखा है मैक्रो एक्सपेंशन। तो देखिए कैसे डिस्कस करता है। एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, हैश डिफाइन पाई, PI। ये PI आप समझ लीजिए कि कोई मैक्रो नेम है, और इसके आगे हमने वैल्यू पास कर रखे 3.14। ठीक है, तो आपने पाई को वैल्यू पास कर रखे 3.14। तो मान लीजिए अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है, वो प्रोग्राम आपका एरिया ऑफ सर्कल का है। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल को आपको पता है कि फॉर्मूला क्या हुआ, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई को लिखने के दो तरीके, या तो आप लिखिए A इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई आर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि हैश डिफाइन आप एक मैक्रो बनाएं पाई नाम का PI, इट इज़ काइंड ऑफ सिम्बॉलिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू यहाँ पर पास कर दें 3.14। तो होगा क्या, आप अपने प्रोग्राम में जहाँ जहाँ ये लिखेंगे PI, आपका जो कंपाइलर है उस PI को ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा 3.14 से।
ठीक है, तो ये देखिए ज़रा, यहाँ लिखा हुआ है हियर मैक्रो नेम, यहाँ लिखा हुआ है हियर मैक्रो नेम इज एनी वैलिड सी आइडेंटिफायर एंड इट इज़ जनरली टेकन इन कैपिटल लेटर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर वेरिएबल। वैसे तो हम इसे लोअर केस में भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरल हम मैक्रो को कैपिटल लेटर में लिखते हैं बाकी अदर वेरिएबल से डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने हैश डिफाइन पाई लिखा 3.14। तो पूरे प्रोग्राम में जब जहाँ भी हम पाई यूज़ करेंगे दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 3.14। आइए देखिए और एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है ज़रा ध्यान से। द सी प्री प्रोसेसर रिप्लेसेस ऑल द अकरेंस ऑफ मैक्रो नेम विद मैक्रो एक्सपेंशन। जो मैक्रो नेम की जो भी अकरेंस आपके प्रोग्राम में है उसको मैक्रो एक्सपेंशन से रिप्लेस कर देता है। अब एक काम करिए, आप एग्जांपल देखिए ज़रा, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसा हमने लिखा हैश डिफाइन, यहाँ पर हम मैक्रो का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ मुझे पाई देना था, लेकिन पाई थोड़ा कन्वीनियंट लगता अगर हम एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बनाते। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है हैश डिफाइन MSG, सही है। तो पूरे प्रोग्राम में मैं जहाँ भी MSG लिखूंगा दैट विल बी रिप्लेस बाय दिस स्ट्रिंग। ध्यान रखिए इसमें GUD, केवल ये मैसेज इस GUD से रिप्लेस नहीं होगा, ये जो आपने इसके ऊपर कोटेशन मार्क ये लगा रखे हैं इनसे भी रिप्लेस होगा। तो अगर आप वॉइड मेन फंक्शन के अंदर यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आपने पास किया मैक्रो नेम MSG, तो ये MSG कंप्लीटली इस स्ट्रिंग से रिप्लेस होगा, डबल कोड और ये GUD। और आपको पता है कि प्रिंट एफ के अंदर आप ये बिना इन्वर्टेड कॉमास के आप कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं कर सकते। तो ये पूरा ये जो मैक्रो है इस पूरी स्ट्रिंग से रिप्लेस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, गुड आएगा। ठीक, अब मैक्रो की हम बात करें, मैक्रो को हम आर्ग्यूमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आर्ग्यूमेंट का मतलब जैसे आपको किसी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, राइट प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। आपने क्या लिखा, हैश डिफाइन, एक यहाँ पर मैक्रो बना लिया आपने एरिया नाम का। किस नाम का, एक मैक्रो बना लिया एरिया नाम का, और एरिया के अंदर हमने क्या पास कर दिया, R। अब होगा क्या, देखिए ज़रा, पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी ये एरिया नाम का मैक्रो कंपाइलर सर्च करेगा, कंपाइलर को जहाँ भी पूरे प्रोग्राम में ये एरिया दिखाई दिया और एरिया के अंदर अगर एक आर्गुमेंट पास कर रखा है, तो वो क्या करेगा, इस मैक्रो को इस कंप्लीटली जो डेफिनेशन आगे दे रखी है ब्रैकेट के अंदर विद ब्रैकेट रिप्लेस करेगा। अगर आपने यहाँ डेफिनेशन में ये ब्रैकेट लगा रखे हैं तो वो ब्रैकेट को भी इंक्लूड करेगा रिप्लेस करते टाइम, ये ध्यान रखिए। और अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगा रखे तो ब्रैकेट इंक्लूड नहीं करेगा। यानी कि हैश डिफाइन एरिया के अंदर जो आपने R लिखा है वो कंप्लीटली इस वाली लाइन से ब्रैकेट 3.14 मल्टीप्लाई R इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट से रिप्लेस कर देगा। जैसा आपने लिखा यहाँ फ्लोट R एरिया, और आपने यहाँ पर R की वैल्यू इनपुट कराई। यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, आपने क्या लिखा, एरिया मैक्रो, जो मैक्रो का नाम है आपने नीचे क्या दे दिया, एरिया, और एरिया के अंदर आपने R पास किया। ये R इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, इससे मैक्रो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपाइलर जैसी सर्च करेगा कि भाई एरिया नाम का ये मैक्रो है और इसके अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने पास कर रखा है, केवल एक पास कर रखा है, तो इसको एग्जैक्टली ये जो इसकी डेफिनेशन लिखी थी एरिया R की, क्या, ब्रैकेट विद ब्रैकेट 3.14 इंटू R, इससे एग्जैक्टली रिप्लेस कर देगा, बिना देखे इसको इस वाली डेफिनेशन से एग्जैक्टली रिप्लेस कर देगा। और जो भी आउटपुट निकल के आएगा वो फ्लोट में होगा, जिसे आपने एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल यानी कि एरिया में रिसीव कर लिया, और फाइनली आपने नेक्स्ट लाइन में एरिया प्रिंट कर लिया। तो इस तरह से हम मैक्रो का यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहिए तो आप ये वाला प्रोग्राम भी दे सकते हैं कि अगर आपको 2 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है मैक्रो के थ्रू। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इस प्रोग्राम में एक लार्ज नाम का मैक्रो बनाया, मैक्रो के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास करे, एक N1 एक N2, और डेफिनेशन यहाँ पर दी कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू, N1 ग्रेटर देन N2 क्वेश्चन मार्क N1 कॉलन N2। आपको पता होगा कि कंडीशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, नहीं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, ये एक्सप्रेशन चेक होगा N1 ग्रेटर देन N2, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला एक्सप्रेशन इस पूरे ऑपरेशन का रिजल्ट होगा, और अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स तो कॉलन के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है N2
इस ऑपरेशन का रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, लार्ज n1 n2 की डेफिनेशन रिप्लेस कर दी। यहाँ पर दो नंबर इनपुट करा लिए, एक a और एक b एंड टू नंबर्स स्कैनफ परसेंटाइल d एड्रेस ऑफ a एड्रेस ऑफ b, दोनों वेरिएबल के वैल्यू इनपुट करा ली इन्होंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा लार्ज, लार्ज के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करें, एक पहला आर्ग्यूमेंट a और दूसरा आर्ग्यूमेंट b। अब देखिए जरा ध्यान से, प्री प्रोसेसर जो स्टेज होती है वो कंपाइलर से पहले की स्टेज होती है। ठीक है, और मैक्रो को सी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, सीधा आप ये समझिए कि लार्ज के अंदर कंपाइलर देखेगा कि दो आर्ग्यूमेंट है ए और बी, और इसे एग्जैक्टली रिप्लेस कर देगा किससे, जो इसकी आपने डेफिनेशन पास करी है। डेफिनेशन में अगर आप ब्रैकेट यूज़ कर रहे हो तो वो ब्रैकेट को भी इंक्लूड करेगा, अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे तो ब्रैकेट को इंक्लूड नहीं करेगा। यानी कि ए कॉमा बी को इसने सीधा रिप्लेस कर दिया ब्रैकेट n1 ग्रेटर देन n2, n1 n2 की जगह आर्ग्यूमेंट आपने क्या पास कर रखे हैं, ए और बी। सही है, तो सीधी सी बात है, जो ए और बी की वैल्यू आपने इनपुट कराई है दैट विल बी रिप्लेस्ड हियर n1 एंड n2, यानी इट मीन्स a ग्रेटर देन b इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, n1 का मतलब क्या, a, यानी कि पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, a। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो होगा वो b होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मैक्रो का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम एक और दे रखा है, इसको भी आज ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो इन्होंने बना रखा है प्रोग्राम, देख लीजिए। डिफाइन लार्ज n1 n2 n3, अगर 3 आर्गूमेंट आपने पास करे दैट विल बी रिप्लेस बाय दिस डेफिनेशन। ठीक है, n1 ग्रेटर देन n2, इस तरह से। अब a और b और c की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर इनपुट करा ली है, देख लीजिए ज़रा, a b c स्कैनफ परसेंटाइल एड्रेस ऑफ a एड्रेस ऑफ b एड्रेस ऑफ c। अब देखिए ज़रा डेफिनेशन को रिप्लेस कैसे किया गया है, ध्यान से। यहाँ आपने लार्ज नाम का मैक्रो पास किया, अंदर ब्रैकेट के अंदर 3 आर्गुमेंट पास करे, एक a, एक b और एक c। ठीक है, कितने आर्गुमेंट पास करे आपने यहाँ पे, लार्ज के अंदर 3 आर्गुमेंट a, b, c। तो ये a, b और c किससे रिप्लेस कर दिए जाएंगे, n1 n2 n3 से। और डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देख लीजिए ज़रा, डेफिनेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, n1 और n2 किससे रिप्लेस होगा, a और b से, और n3 c है। भाई सीधा सा लॉजिक ये है कि मान लीजिए अगर a की वैल्यू b से बढ़ी है, a ग्रेटर देन b, अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू। ठीक है, तो अगर a b से बड़ा है तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि a लार्जेस्ट होगा। सही है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो a लार्जेस्ट कब होगा, जब a किससे बड़ा होगा, a c से भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन मार्क का ये पहले वाला एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसका मतलब a b से बड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला एक्सप्रेशन मैंने क्या लिखा, जरा देखिए, जरा ध्यान से कंपेयर देखिए। मैंने यहाँ पर n1 को n3 से कंपेयर करा है, यानी कि a को किससे कंपेयर करा है, c से, क्योंकि n3 क्या है c और n1 क्या है a। ये इसलिए कंपेयर करा है कि भाई जब a b से बड़ा है, ये बात प्रूफ हो गई है, ट्रू हो गया, तो a लार्जेस्ट कब होगा, जब a किससे बड़ा होगा, a c से भी बड़ा होगा। तो यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो केवल कंपैरिजन a और c के बीच में रह गया था, तो हमने a और c को कंपेयर कर लिया, n1 ग्रेटर देन n3 क्वेश्चन मार्क n1 कॉलन n3, यानी कि a और c में से जो बड़ी वैल्यू हो जाएगी वो रिजल्ट हो जाएगी। और हाँ, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर n1 ग्रेटर देन n2 कंडीशन फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या हुआ, फॉल्स का मतलब ये हुआ कि b a से बड़ा है। ट्रू का मतलब क्या था, a b से बड़ा है, फॉल्स का मतलब है b किससे बड़ा है, a से। तो इसका मतलब अगर ये फॉल्स है तो कंट्रोल जाएगा कॉलन के बाद वाला एक्सप्रेशन पे, यानी कॉलन कहाँ है, यहाँ पर दिस वन, ये रहा कॉलन, और इसके बाद वाला एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ। यानी कि अगर b आपका a से बड़ा है तो b लार्जेस्ट कब होगा, जब b किससे बड़ा होगा, c से। तो हमने कॉलन के बाद किसको कंपेयर कर लिया, n2 n3 को, क्योंकि n2 n3 का मतलब क्या है, n2 का मतलब है b और n3 का मतलब क्या है, c। तो इस तरह से हमने इस डेफिनेशन को लिखा, जिसकी वजह से लार्ज के अंदर जो a b और c है इनमें लार्जेस्ट नंबर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। और हैश डिफाइन के ऊपर, यानी कि इस मैक्रो के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में मैं 2 प्रॉब्लम और डिस्कस करूंगा जो जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है। अभी के लिए थैंक यू।